हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। देखिए, आज हम एनसीईआरटी का 5th चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था ऋग्वेद के बारे में कि कितने प्रकार के वेद होते हैं। 4 वेद होते हैं, जिसमें से सबसे पुराना वेद ऋग्वेद माना जाता है। इसकी रचना कब हुई थी? 3500 वर्ष पहले हुई थी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, 5th अध्याय है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसमें हम राज्य के बारे में पढ़ेंगे, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम। कुछ लोग शासक कैसे बने? देखिए, लगभग 50 वर्षों से हम अपना शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? हमने अध्याय 4 में ये पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। देखिए, ऋग्वेद में हमने देखा था पिछले अध्याय में कि जन का नाम मिला है। लोग समूहों में रहते थे, उनको जन कहते थे, उनके अलग अलग नाम थे। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन आया। देखिए, ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? 3500 साल पहले। और इसके 500 वर्ष बाद यानी कि 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन आ गए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। देखिए, 3000 साल पहले लोग यज्ञों को करवाते थे, बड़े बड़े यज्ञों को करवाते थे और प्रसिद्ध हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहार से सम्मानित किया जाता था। देखिए, विशिष्ट पुरोहित होते थे, उनके द्वारा ये यज्ञ संपन्न किया जाता था। इसके लिए, इस यज्ञ को करने के लिए उनको उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। नेक्स्ट देखते हैं। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। सारथी मीन्स होता है, देखिए, राजा का रथ चलाने वाला। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। देखिए, जो विष होते थे, हमने देखिए पिछले अध्याय में पढ़ा था, विष या जन, उसी से ही वैश्य शब्द निकला है। वैश्य जो होते थे वो सामान्य लोग होते थे, और पुरोहित लोग जो होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, उनको शूद्र मानते थे और कई अनुष्ठानों में उनको शामिल भी नहीं किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए वर्ण व्यवस्था स्टार्ट हो जाती है। वर्ण व्यवस्था, जो पुरोहित, जो ब्राह्मण होते थे, उन्होंने लोगों को 4 भागों में बांट दिया था उनके जन्म के आधार पर। देखिए, इससे पहले लोग काम के आधार पर बटे हुए थे। इसका मतलब क्या होता है? जन्म के आधार पर और काम के आधार पर। देखिए, जो लोग जैसा काम करते थे पहले ऋग्वैदिक काल में, जैसा काम करते थे उसको उसी वर्ण में रख दिया जाता था। जैसे कोई पुरोहित का बेटा अगर कुछ और काम करना चाहे तो उसको उसी वर्ण में रख दिया जाता था। लेकिन अब क्या होता था? जन्म के आधार पर हो गया था। मतलब कि अगर
अगर कोई शिल्पकार है, उसका बेटा कोई और काम करना चाहे तो उसको शिल्पकार ही माना जाएगा, मतलब कि वो और कोई काम नहीं कर सकता, वो शिल्पकार ही बनेगा। राजा का बेटा राजा ही बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी और इसके बाद जिन वेदों की रचना हुई उनको उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। देखिए, इसीलिए इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा था, इससे पहली वाली क्लास में, उसको ऋग्वेद की रचना होने के कारण उसको ऋग्वैदिक काल कहा जाता था। और देखिए, इस काल को जिसके बारे में हम अब पढ़ रहे हैं, इसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, क्योंकि ये वैदिक काल के मतलब बाद का समय है। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। देखिए, इसके बाद ऋग्वेद के बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना हुई थी। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में ही बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित थे, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक जो थे वो निर्धन थे। देखिए, कुछ लोग अमीर थे और कुछ गरीब थे। नेक्स्ट देखते हैं, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में कौन से काल में वर्ण व्यवस्था थी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आ गई थी, इसी से ही देखिए जाति प्रथा निकली थी। नेक्स्ट देखते हैं, उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। देखिए, एक वर्ण ब्राह्मणों का और इनका काम क्या था? वेदों का अध्ययन करना था और यज्ञ करना था। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा स्थान शासकों का था। देखिए, दूसरे शासक होते थे, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। तो पहला वर्ण हो गया ब्राह्मण, दूसरा हो गया क्षत्रिय। उनका काम युद्ध करना था और लोगों की रक्षा करना था। देखिए, क्षत्रिय लोगों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर थे विश्य या वैश्य। देखिए, तीसरा वर्ण हो गया वैश्य। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। जो कृषि करते थे और पशु पालते थे और व्यापार करते थे, उनको वैश्य कहा जाता था। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। देखिए, 4 वर्ण हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। जो ये शूद्र थे, इनको बहुत ही नीचे माना जाता था और इनको उन तीनों की सेवा करने का काम दिया गया था। इन्हें कई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। देखिए, इनको कोई भी अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं दिया गया। प्रायः औरतों को भी शूद्र के समान माना गया। देखिए, यहाँ पर औरतों की कितनी दयनीय स्थिति आ गई थी उत्तर वैदिक काल में। और ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं दी गई थीं, जो सूक्त दिए गए थे, उनकी भी कुछ रचना महिलाओं ने की थी। तो देखिए, वहाँ पर कितना ऊंचा दर्जा दिया गया था महिलाओं को, मतलब पढ़ी लिखी होती थी महिलाएं। और यहाँ पर देखिए, उत्तर वैदिक काल आते आते औरतों को शूद्र के समान माना जाने लगा। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। देखिए, उत्तर ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा कि महिलाओं ने जो ऋग्वेद था उसकी रचना भी की थी। मतलब उसमें जो कुछ सूक्त थे, प्रार्थनाएं थी, उसकी रचना भी कुछ महिलाओं ने की थी। लेकिन
यहाँ पर देखिए महिलाओं और शूद्रों दोनों को ही वेदों के अध्ययन तक का अधिकार नहीं दिया गया था। तो देखिए कितना बदलाव आ गया था। नेक्स्ट देखते हैं। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। देखिए ऋग्वेद में हमने पढ़ा था, ऋग्वैदिक काल में, कि वहाँ पर जो वर्णों का आधार निर्धारण होता था वो काम के आधार पर होता था, लेकिन यहाँ पर जन्म के आधार पर होने लगा। इसका मतलब क्या होता है कि राजा का बेटा राजा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, और इस पहले क्या होता था, जो जैसा काम करेगा उसको उसी वर्ण में रखा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। देखिए यहाँ पर बहुत भेदभाव की स्थिति आ गई थी। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। देखिए इसमें कुछ लोगों ने इस व्यवस्था को स्वीकार भी नहीं किया था, कुछ लोग इसके विरुद्ध थे। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। कहाँ पर? पूर्वोत्तर क्षेत्र में, असम साइड में। नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाता है देखिए जनपद। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वर्ण व्यवस्था जो है, 4 प्रकार के वर्ण थे। कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें देखिए क्वेश्चन बन जाता है कि जो ये वर्ण व्यवस्था थी कौन से काल में थी? ये उत्तर वैदिक काल आते आते बन गई थी। देखिए इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाता है जनपद। देखिए पहले जो थे जन हुआ करते थे, मतलब कि आम लोग, उससे ही जनपद बना है ये। उसके बाद जनपद हो गया और उसके बाद महाजनपद बन जाएंगे। महाजनपद देखते हैं। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, जौ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। देखिए इससे पहले हमने देखा था सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग नगरों में रहते थे और उनके पक्के मकान होते थे ईंटों से बने हुए। लेकिन इसमें देखिए उत्तर वैदिक काल में लोग झोपड़ियों में रहते थे, मतलब कि ये गाँव की व्यवस्था थी। नेक्स्ट देखते हैं। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इसमें पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र दिया गया है। ये देखिए एक पात्र है, ये इस पे देखिए ज्यामिति चित्र बने हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाता है देखिए महाजनपद। देखिए जन से क्या बना? जन के बाद लोग जो थे, राजा जो थे, जनपद के राजा कहलाने लगे। जनपद, और इन जनपदों में से 16 महाजनपद उभर कर आए, मतलब 16 महाजनपदों का
निर्माण हुआ, तो उनको कहने लगे महाजनपद। नेक्स्ट देखते हैं। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। देखिए, महाजनपदों की एक राजधानी भी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी का अर्थ क्या होता है? इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थीं। देखिए, जो राजधानी होती थी उनके चारों ओर एक दीवार बना दी जाती थी ताकि बाहर से लोग इस पर आक्रमण ना कर सकें। ये बहुत ऊंची ऊंची दीवारें होती थीं। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी। देखिए, राजा जो इतनी इतनी ऊंची दीवारें बनवाते थे, उसके लिए रिसोर्सेज की भी आवश्यकता होगी। इतना सारा धन खर्च होता था, वो कहाँ से लाते थे? तो ये लोग कृषकों पर और व्यापारियों पर, हर किसी पर, देखिए आम जनता पर ये कर लगाते थे। उस कर से टैक्स लगाते थे। उस टैक्स से जो पैसा कलेक्ट होता था उसी को ये इसमें लगाते थे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक बार मैप देख लेते हैं हम। ये मैप दिया है, इसमें आप देख सकते हैं ये महाजनपद हैं। ये देखिए, यहाँ पर मगध है। ये मगध सबसे शक्तिशाली राज्य उभरेगा अभी महाजनपदों में से, सबसे शक्तिशाली मगध होगा। इसके बाद ये कि अंग है, वज्जी है, यहाँ वैशाली है, और ये कौशल है, कुरु है, हस्तिनापुर, पांचाल, उज्जैन, अवंती, ये सब हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये आ गया। अब राजा सेना रखने लगे थे। देखिए, पहले जो हमने काल पढ़ा था ऋग्वैदिक काल, उसमें लोग सेना नहीं रखते थे। वहाँ के राजा जो थे बहुत साधारण थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। देखिए, ये लोग जो भुगतान करते थे, जो सिपाहियों को पैसे दिया करते थे आय के रूप में, उनके वेतन के रूप में, तो वो आहत सिक्कों के रूप में दिया करते थे। तो आहत सिक्के क्या होते हैं? देखिए, किसी भी धातु को इनको पंचमार्क सिक्के भी बोलते हैं। इस पर मोहर लगाकर, देखिए कोई भी, एक सेकेंड, ये सिक्के देखिए कैसे होते थे। किसी धातु को काटकर गोल भी बनाए जा सकते थे, चौकोर भी बनाए जा सकते थे, लेकिन आज की तरह इन सिक्कों पर लिखा नहीं होता था, कुछ भी लिखा नहीं होता था। ये ठप्पे के द्वारा बनाए जाते थे। ठप्पे के द्वारा इन पर आकृति बनाई जाती थी, कोई भी आकृति छाप दी जाती थी। ये छाप कर बनाए जाते थे, ठोक कर बनाए जाते थे, इसलिए इनको पंचमार्क्ड सिक्के या फिर आहत सिक्के कहते थे। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ भुगतान, ये हो गया था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। ये देख सकते हैं आप इस तरह की, ये देख सकते कितनी बड़ी दीवार है। ये कहाँ की दीवार है? कौशाम्बी किले की दीवार है। ये आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार के अवशेष हैं। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। देख सकते हैं कितनी बड़ी दीवार बनाई गई है। नेक्स्ट, अब देखिए कर के बारे में दिया गया है। कर कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया जाता था? महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी।
इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। ज़्यादातर लोग तब कृषि करते थे और ये कृषकों पर कर लगाते थे। प्रायः उपज का 1/6 भाग, देखिए 1/6 भाग ये कर के रूप में वसूलते थे। हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। देखिए किसानों से जो कर लिया जाता था उसको भाग कहा जाता था, और कितना होता था? 1/6 भाग। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। श्रम मतलब लेबर के रूप में उनको 1 या 2 दिन के लिए राजाओं के लिए काम करना पड़ता था। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। श्रम के रूप में चुकाते थे ये कर। नेक्स्ट देखते हैं, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। देखिए जो पशुपालक होते थे ये उनको या तो जानवर देते थे या उनके उत्पाद मिल्क वगैरह देते थे। नेक्स्ट देखते हैं, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। जो व्यापारी थे उनको भी कर देना पड़ता था। आखेटकों मतलब जो शिकारी होते हैं और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थीं। देखिए जंगल से जो भी इकट्ठा करते थे ये, जैसे लकड़ी वगैरह हो गई महंगी, तो वो इनको कर के रूप में देना होता था। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि में परिवर्तन। कृषि में क्या क्या परिवर्तन आए? अब इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। देखिए इससे पहले अध्याय में हमने पढ़ा था, देखिए उसमें शायद मिस्टेक हो गई थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता में हमने देखा कि खिलौनों के रूप में हल मिले थे, लेकिन वो लकड़ी के हुआ करते थे। अब देखिए उत्तर वैदिक काल आते आते उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी, और इसमें अब जो हल होते थे वो लोहे के बनाए जाने लगे। इससे देखिए कृषि पर क्या फ़र्क पड़ा। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। देखिए लोहे का जो हल होता था उससे अब गहरी जुताई होने लगी थी। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। देखिए जो रोपण होता है ये एक पौधे को लगाया जाता है, हाथ से रोपा जाता है ज़मीन के अंदर, तो ये गहरी खुदाई के कारण ही हो पाता है। अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने की बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी अच्छी होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी या भूमिहीन खेतीहर मजदूर करते थे। ये मजदूर लोग दास दासियाँ करते थे ये सब काम। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए सूक्ष्म निरीक्षण है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हमें ध्यान से पढ़ना है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए मानचित्र 4 में मगध ढूंढो। अभी मैंने आपको मगध दिखाया था, एक बार और देख लेते हैं हम। मगध, ये देखिए ये है मगध, ये रहा मगध, और देखिए इसके पास से ये नदी गुजर रही है। ये देखेंगे आप, ये गंगा नदी है और ये यहाँ से सोन नदी जा रही है। इसी के पास देखिए ऊपर की तरफ वैशाली है, ये वैशाली है और ये वज्जी है। ये वैशाली है, ये मगध है, वज्जी है, अंग है इसी के पास। ये सब महाजनपद थे। नेक्स्ट देखते हैं, मगध का सूक्ष्म निरीक्षण है ये। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे बड़ा जनपद, सबसे बड़ा नहीं कहेंगे इसको, सबसे शक्तिशाली कहेंगे। सबसे शक्तिशाली जनपद जो था वो कौन सा बन गया था? वो मगध बन गया था। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थीं।
यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए वे बहुत महत्वपूर्ण थीं। देखिए मगध क्यों शक्तिशाली हुआ, इसके बहुत सारे कारण थे। क्या क्या थे? देखिए वहाँ पर सोन और गंगा नदियाँ बहती थीं, उससे क्या मिलता था? यातायात की सुविधा थी, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए, उनको सिंचाई करने के लिए वहाँ से पानी मिल जाता था। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था और मगध का जो दूसरा हिस्सा था वो जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। तो इससे देखिए राजाओं की सेना भी बढ़ती थी। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। इसलिए देखिए ये मगध उभर कर आया था, क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत अच्छी जगह थी, वहाँ पर जंगल भी था, नदियाँ भी थीं। नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी थीं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। नेक्स्ट देखिए, बिंबिसार ये पहला राजा था मगध का और इसका बेटा अजातशत्रु था। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद, इनके बाद एक राजा और आएगा महापद्मनंद, एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर कहते हैं इसको, राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो वो राजगृह थी, इसको राजगीर कहते हैं। बाद में पाटलिपुत्र, और बाद में क्या बन गई थी? पाटलिपुत्र बन गई थी। पहले क्या थी? राजगृह थी। तो प्रथम राजधानी भी पूछ ली जाती है मगध की और दूसरी राजधानी भी पूछ ली जाती है। दूसरी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, आज का पटना। राजधानी बाद में पटना को बनाया गया, पाटलिपुत्र को। नेक्स्ट देखते हैं। 2300 साल पहले, 2300 साल से भी पहले की बात है, मैसेडोनिया का राजा, मैसेडोनिया को मकदुनिया भी कहते हैं, का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। देखिए विश्व विजय करने के लिए निकला था, बहुत ही महान शासक था एक मकदुनिया का सिकंदर, मैसेडोनिया का। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ। देखिए मैसेडोनिया से चला, मिस्र में इसने पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीत लिया था। उसके बाद ये भारत पहुंचा था। भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। ये व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। जब उसने मगध की ओर कूच किया, मतलब जब वो मगध की ओर चला, क्योंकि सबसे शक्तिशाली कौन सा राज्य था? मगध ही था उस समय। तो मगध की ओर चला ये, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। देखिए इसके साथियों ने मना कर दिया था, इसके सिपाहियों ने, मगध की ओर जाने से, क्योंकि वो डरे हुए थे कि जो भारत के शासक हैं उनके पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है सूक्ष्म निरीक्षण वज्जी। देखिए वज्जी के बारे में देखेंगे हम। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नज़दीक ही वज्जी था। अभी हमने देखिए वज्जी देखा था, जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। वैशाली बिहार में है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। देखिए गढ़ या संघ कहते थे इस शासन व्यवस्था को, ये अलग ही शासन व्यवस्था थी। नेक्स्ट देखते हैं। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कामगार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। देखिए ये लोग जो थे वज्जी संघ के थे ये,
गढ़ भी कहते हैं इनको। इनमें देखिए जो भी रहते थे, जो भी लोग रहते थे इस गढ़ में, सभी राजा कहलाते थे। ठीक है, मतलब वो लोग सभाएं करते थे, बैठकर बातचीत करते थे, वह बहस करते थे, वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इनके राज्य पर देखिए आक्रमण होता था तो ये मिलकर, एक साथ मिलकर उनसे लड़ते थे। नेक्स्ट देखेंगे, बुद्ध तथा महावीर जो थे, जिनके बारे में हम अध्याय 6 में पढ़ेंगे, दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। देखिए जो बुद्ध हैं और महावीर स्वामी हैं, ये दोनों ही गढ़ से संबंधित थे, गढ़ या संघ के थे ये। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। देखिए जो ये वज्जी था, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि प्रथम गणराज्य कौन सा था, तो वो वैशाली था, जहाँ महावीर का जन्म हुआ था। पहला गणराज्य है ये। गणराज्य किसे कहते हैं? देखिए जहाँ पर जो शासक होता है, शासन चलाने वाला, वो लोगों के द्वारा चुना जाता है, ना कि वो राजा का बेटा राजा नहीं बनता। यहाँ पर इसको जनता चुनती है, इसी को बोलते हैं गणराज्य। हमारा भारत भी आज गणराज्य है, क्योंकि जो हमारा भारत है, इनके नेता हम खुद चुनते हैं, जनता चुनती है, तो इसी को गणराज्य बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वज्जी संघ का ये वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। देखिए एक बौद्ध ग्रंथ है दीघ निकाय, और इसी से ये वज्जी संघ का वर्णन मिलता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इससे, देखिए कि महाजनपदों, 16 जो महाजनपद हैं, 16 महाजनपद जो उभरे थे, उनका वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसका देखिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर क्या होगा कि 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है, तो ये वो एक बौद्ध ग्रंथ है दीघ निकाय, इसी में मिलता है ये।